स्वागत है इस नए सेशन में। आप लोगों के बीच नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। करंट अफेयर पहला है, असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में 9 कैप्टिव ब्रेड पिग्स हॉग्स को छोड़ा गया है? तो मानव राष्ट्रीय उद्यान छोड़ा गया है। पिग्मी हॉक्स दुनिया की सबसे छोटी और दुर्लभ जंगली सुअर प्रजाति है। ठीक है, ये अपने घोंसले खुद बनाते हैं जिनकी छत होती है और जो उन्हें स्तनधारी में अद्वितीय बनाती है। अद्वितीय इनक्रेडिबल एक इंडिकेटर स्पेसीज के रूप में इनकी उपस्थिति ऊंचे गीले घास के मैदानों को स्वास्थ्य को दर्शाता है। ठीक है, ये इसका इंडिकेटर है, इंडिकेट टाइप का पता चलता है। IUCN के अनुसार पिग्मी हॉक्स गंभीर रूप से संकटग्रस्त और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, तो ये याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना है। ठीक है, अनुसूची के तहत में सूची 1 में सूचीबद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और भूटान के रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान के साथ सटा हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम देखेंगे। अस्थिकरण परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की आयु निर्धारित करना है। तो यह क्लेविकल, स्टर्न और पेल्विस जैसी विशिष्ट हड्डियों के एक्सरे का उपयोग करता है। परीक्षण फोरेंसिक विज्ञान और कानूनी मामलों में आयु स्थापित करने के लिए अक्सर उपयोग किया जाता है। यह विकास विकारों वाले बच्चों में कंकाल की परिपक्वता का आकलन भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, कामेंग नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी है और अरुणाचल प्रदेश तथा असम में से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश और ये असम, 2 राज्यों से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। असम में इसे जिया भराली और कभी कभी भराली भी कहा जाता है। यह असम में दूसरे नाम से जाना जाता है, जिया भराली के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। यह नदी तवांग जिले में गोरी चेन पर्वत के नीचे 6300 मीटर की ऊंचाई पर एक हिम नदी झील से निकलती है। यह कई जिलों से होकर बहती है और तेजपुर में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। यह नदी 264 किलोमीटर लंबी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, PM यशस्वी योजना को किस मंत्रालय ने लागू किया? ये सामाजिक न्यायिक और आधिकारिक मंत्रालय ने लागू किया है। इसने 2021-22 से डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी पहल की योजना को एकीकृत किया। यह योजना कक्षा 9 से लेकर उच्च स्तर शिक्षा तक छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इसका उद्देश्य आर्थिक बाधाओं को दूर कर वंचित समूहों को सशक्त बनाना ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सके। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक इन लोग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया PM यशस्वी योजना। नेक्स्ट हम देखेंगे, तेलंगाना में सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें शहीद सैनिकों और उनके परिवार वालों में अनुदान राशि, पूर्व सैनिकों की बेटियों के लिए विवाह अनुदान शामिल है और विकलांग सैनिकों के लिए मासिक सहायता में वृद्धि शामिल है। ठीक है, इसलिए ये वित्तीय सहायता पूर्व सैनिकों के लिए यह पहल किया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट हम देखेंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का प्रबंधन कौन सा संस्थान करता है? तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक करता है। यह फंड सार्वजनिक एजेंसियों को
नेक्स्ट हम देखेंगे तेलंगाना में सशस्त्र बल ध्वज दिवस किस कोष का उद्देश्य क्या है? तो पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। सशस्त्र बल ध्वज दिवस कोष का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें शहीदों सैनिकों के परिवारों के लिए अनुदान में वृद्धि, पूर्व सैनिकों की बेटियों के लिए विवाह अनुदान और विकलांग सैनिकों के लिए मासिक सहायता में वृद्धि शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का प्रबंधन कौन सा संस्थान करता है? ये नेशनल हाउसिंग बैंक करता है। यह फंड सार्वजनिक एजेंसियों को सीवरेज, कचरा प्रबंध, जल आपूर्ति, स्वच्छता और जल निकासी जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में सहायता करता है। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करना और इसका प्रबंधन नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा किया जाता है। फंड की प्रारंभिक पूंजी है 10,000 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस देश ने दुनिया के पहले सेल्फ ड्राइविंग उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये है चीन। चीन ने सेल्फ ड्राइविंग उपग्रहों को लॉन्च कर दिया है, सेल्फ ड्राइविंग। ठीक है। तो संघाई में सबसे पहले हुआ संघाई एकेडमी ऑफ स्पेसिफाइड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित ये उपग्रह बिना ग्राउंड कंट्रोल के अपने उड़ान पथ को स्वायत्त रूप से समायोजित कर सकते हैं। इनमें सिंथेटिक उपचार रडार और उच्च प्रेसिजन रडार की विशेषता है, जिससे ये 100 मीटर की सटीकता के साथ कक्षा में लौट सकता है और उप मीटर सटीकता पर फॉर्मेशन फ्लाइंग कर सकता है। ये उड़ने वाली सेल्फ ड्राइविंग उपग्रह को लॉन्च कर दिया गया है चीन के द्वारा। तो अब देखने वाली बात है भारत में कब आएगा, ये कब लॉन्च होगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एनर्जी और एआई 2024 पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित की थी? तो ये है पेरिस में। आईईए की इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा और एआई पर एक के गोल मेज और तकनीकी मंच शामिल थे। आईईए एक अंतर सरकारी संगठन जो 1974 में तेल आपूर्ति बाधाओं का समाधान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह सरकारों और उद्योगों के साथ मिलकर सुरक्षित और सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। आईईए के 31 सदस्य देश और 11 एसोसिएशन देश हैं जो वैश्विक ऊर्जा रुझानों को ट्रैक करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट की ओर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। दिसंबर 2024 में किस अफ्रीकी देश में डिंगा बीमारी का प्रकोप हुआ था? तो ये युगांडा में हुआ था। यह एक रहस्यमयी बीमारी थी। डिंगा युगांडा में उभरी है जो मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित कर रही थी। इसका नाम नाचने जैसा हिलना भी है, नाचने जैसा हिलना, जो इसके कारण होने वाले हिंसक अनैच्छिक शारीरिक गतिविधियों को दर्शाता है। लक्षणों में अनियंत्रित कंपन, तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी और गंभीर मामलों में लकवा जैसी गतिहीनता शामिल है। वर्तमान में उपचार में एंटीबायोटिक शामिल है, लेकिन बीमारी की उत्पत्ति और प्रभावी उपचार अभी भी अस्पष्ट है। तो ये पूरी तरह से अभी इस पर जांच चल रही है। नेक्स्ट हम देखें स्टेलारिक बैंगलेंसिस नामक एक नई पौधे प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ये पश्चिम बंगाल में खोजी गई है। ये 2245 से 2450 मीटर की ऊंचाई पर गीली मिट्टी की ढलानों में उगती है, जो इस वर्ष की शुरुआत में केरल में पाई गई स्टेलारिया मैकलिंटॉकी के समान है। स्टेलारिया नहीं होते और इसके बीज नुकीले होते हैं। ठीक है। स्टेलारिया कोई ब्रेक नहीं होते और इसके बीज भी नहीं होते। भारत में लगभग 22 स्टेलारिया प्रजातियां हैं जो ज्यादातर हिमालय में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय में पाई जाती है। ठीक है। और नई प्रजाति को वर्तमान में IUCN द्वारा डेटा डेफिशिएंट
के रूप में मूल्यांकित किया गया है। तो आज का सेशन मेरा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट वीडियो में, और हम अच्छे से फिर लेटेस्ट करंट अफेयर लेकर के आएंगे। जब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।